हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कार्य क्या होता है। हम जानते हैं कि जब भी किसी कण पर बल लगाया जाता है और उस बल के कारण यदि कण की स्थिति में परिवर्तन होता है यानी विस्थापन होता है तो वहां पर क्या होगा, उस कण पर बल के द्वारा कार्य किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी सिस्टम है, कोई पिंड है, उस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस फोर्स की वजह से क्या होगा, इस पिंड की पोजीशन में परिवर्तन आ रहा है यानी विस्थापन आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो क्या होगा कि इस बल के द्वारा इस पिंड पर कार्य किया जाएगा। ठीक है, और यदि हमारा कार्य धनात्मक होगा तब तो क्या होगा, पिंड पर बल द्वारा कार्य किया जाएगा। और यदि कार्य ऋणात्मक आ रहा है इसका मतलब बल के विरुद्ध इस पिंड द्वारा कार्य किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने स्प्रिंग का एग्जाम्पल देखा था कि जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो वहां पर प्रत्यास्थ बल के विरुद्ध कार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में आज हम पढ़ रहे हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है कि जब किसी कण पर बल लगाया जाए और उस बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, उस कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि पिंड पर बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया कि यदि गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा और यदि गतिज ऊर्जा में कमी है तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बल द्वारा जब भी कार्य किया जाता है तो वो क्या होगा, जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है या परिवर्तन हो रहा है उसके इक्वल होगा और इसे हम क्या कहते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय एक इम्पोर्टेंट थ्योरम होती है। इसके द्वारा हम एनर्जी संरक्षण को, एनर्जी कंजर्वेशन को, ऊर्जा संरक्षण को जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको प्रूव करते हैं कि कार्य एनर्जी ये कार्य ऊर्जा प्रमेय को हम किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मानते हैं कि माना एक कण x अक्ष के अनुदिश बल F के प्रभाव में गति कर रहा है। ठीक है, या फिर हम मान सकते हैं कि जो कण है वो x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है और उसके ऊपर बल जो है वो F लग रहा है। ठीक है, किसी समय या कण की स्थिति जब x1 से x2 होती है तो उसके वेग में परिवर्तन v1 से v2 हो जाता है। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा कि अगर कण के वेग में परिवर्तन v1 से v2 हो रहा है यानी जब उसकी पोजीशन में जो चेंज हो रहा है x1 से x2 तो उस टाइम क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन v1 से v2 हो जाएगा। ठीक है, तो बल F के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, बल F के द्वारा किया गया कार्य W इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट dr। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, W इक्वल टू F वेक्टर डॉट dr वेक्टर।
यहाँ हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम विस्थापन क्या ले रहे हैं, ओनली x दिशा में, उसकी गति जो है ओनली क्या है, x के अनुदिश है। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आ गया W इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर। अब न्यूटन के द्वितीय नियम से बल F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू ma। ठीक है, और जो a होता है ये क्या है, एक्सेलरेशन, त्वरण। तो त्वरण क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो कण का मास है, कण का द्रव्यमान जो है वो कितना है, m है। ठीक है, तो F इक्वल टू ma, या यहाँ पे लिख लेंगे जहां m कण का द्रव्यमान है तथा a क्या है, त्वरण है। ठीक है, क्योंकि वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, v1 से v2 हो रहा है, तो वेग में जब परिवर्तन होगा तो अपने पास में क्या आएगा, त्वरण आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि F इक्वल टू एम ए क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो F इक्वल टू एम dv अपॉन dt इक्वल टू m, इसे हम लिख सकते हैं dv अपॉन dx और dx अपॉन dt। ठीक है, तो dv अपॉन dt, dv अपॉन dx, dx अपॉन dt, और dx का ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt को हम वापस से क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक अपने पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे लिखो यहां तक। ठीक है, यहां तक लिख लें। ठीक है, यहां तक हो गया। तो W इक्वल टू एफ डॉट dx, यहां से अपने पास में क्या है, m dv अपॉन dx, dx अपॉन dt। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv dv अपॉन dx। तो ये मान हम समीकरण 1 में रख दें तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में मान रखेंगे तो अपने पास में W इक्वल टू x1 से x2 F वेक्टर डॉट dx वेक्टर, तो mv dv अपॉन dx डॉट dx। ठीक है, तो यहां से जो बल है वो क्या होगा, इसे हम F dx लिख सकते हैं, F dx कोस थीटा। तो कोस थीटा जो होगा, हम ये मान लेते हैं कि बल जो है वो dx कोस थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अपने पास में जो बल है, परिणामी बल x के अनुदिश है। ठीक है, तो हमारा जो बल है वो क्या है, x जो हमारी एक्सिस है उसी के अलोंग लग रहा है, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो x एक्सिस के अलोंग ही है। तो यहाँ पर अपने पास में थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो कोस थीटा नहीं आएगा, ओनली अपना क्या हो जाएगा, F dx हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम मान रखेंगे, F का मान अपने पास में ये आ गया, F इक्वल टू mv dv अपॉन dx। ये मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो W इक्वल टू mv dv अपॉन dx डॉट dx आ जाएगा। ठीक है,
तो यहां से इसे हम सोल्व कर लेंगे। तो W इक्वल टू x1 से x2, या फिर अपने पास में अब क्या हो गया कि mv dv, तो v1 से v2 ले लेंगे हम। यहां पर अपने पास में आ जाएगा W इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन 2 और v1 से v2, तो ये अपने पास में आ गया m बाई 2 v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ठीक है, ये अपना क्या आ गया v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, और इसे हम क्या लिख सकते हैं हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपनी क्या है हाफ mv स्क्वायर क्या होती है गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया k2 माइनस k1 कर सकते हैं इसे, जहां पर k2 अपनी क्या है गतिज ऊर्जा है और k1 भी गतिज ऊर्जा है। k1 क्या होगी जब वेलोसिटी v1 थी तब काइनेटिक एनर्जी, और जब वेलोसिटी v2 है तब काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा W इक्वल टू k2 माइनस k1। ठीक है, जहां k2 इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, और हाफ m v1 स्क्वायर भी क्या है गतिज ऊर्जा है। हाफ m v1 स्क्वायर ये भी क्या होगी गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो W इक्वल टू अपने पास में आ गया W इक्वल टू डेल्टा K। तो W इक्वल टू डेल्टा K यही हमारी क्या होती है कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। ठीक है, अर्थात जो किया गया कार्य होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के या गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। यदि गतिज ऊर्जा में कमी हो रही है तब कार्य क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, यानी जो परिणामी बल लग रहा था उसके विरुद्ध कार्य हो रहा है। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या हो गया W इक्वल टू डेल्टा के, ये हमारी क्या कहलाती है कार्य ऊर्जा प्रमेय कहलाती है। ठीक है, तो क्या हो गया कि उपरोक्त समीकरण को कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। अतः कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपना क्या आ रहा है डेल्टा के, यानी K2 और K1 का जो डिफरेंस है वो आ रहा है अपने पास में W इक्वल टू डेल्टा के, यानी V1 से जब V2 वेग हुआ तो उसमें कितना कार्य किया गया बल के द्वारा वो क्या होगा उस गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी V1 से V2 होने में जितनी गतिज ऊर्जा आई इसके पास वो क्या होगी उस कार्य की फॉर्म में होगी, यानी इतना कार्य किया गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वर्क और एनर्जी जो होते हैं एक दूसरे के तुल्य होते हैं। गतिज ऊर्जा का मात्रक भी इसके कार्य के मात्रक के समान ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया कि जो किया गया कार्य होगा बल के द्वारा वो गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा या परिवर्तन के बराबर होगा।
यदि गतिज ऊर्जा में कमी हो रही है तो क्या हो जाएगा कि परिणामी बल के विरुद्ध कार्य किया जाएगा और जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि यदि गतिज ऊर्जा में कमी होती है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा तथा परिणामी बल के विरुद्ध होगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या हो गया कि कार्य ऋणात्मक होगा और परिणामी बल के विरुद्ध होगा। दूसरी चीज हम देख रहे थे कि जो हमारी वेलोसिटी थी वो v1 से बढ़कर v2 हुई, यानी जो वेलोसिटी है उसके अंदर चेंज आया। यहाँ से वेलोसिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। यदि हमारे पास में अगर नियत वेग रहता है, बल लगा रहे हैं हम, ठीक है, और वेग जो है वो परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वहां पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन या गतिज ऊर्जा में वृद्धि या कमी दोनों ही क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। इसका मतलब किया गया कार्य जो है वो जीरो है। ठीक है, तो जब तक वेग में परिवर्तन नहीं आ रहा है क्या हो जाएगा, कार्य जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, कार्य जो किया गया कार्य होगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ तक लिखें इसे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसके लिए कि यदि वेग नियत है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा तथा किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, तो कार्य वर्क ऊर्जा, ये वर्क एनर्जी जो थ्योरम है, इससे हमें किसका पता चलता है, ऊर्जा संरक्षण का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय से ऊर्जा संरक्षण ठीक है, ये हम लिख सकते हैं कि कार्य ऊर्जा प्रमेय जो है वो ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताती है। ठीक है, और जो हमारी गतिज ऊर्जा होगी वो भी क्या होगी, कार्य की तरह एक अदिश राशि होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा भी कार्य की तरह एक अदिश राशि होती है। ठीक है, और इनके मात्रक भी समान होते हैं। ठीक है, और ठीक है, इसे लिख लेना कि इनके मात्रक भी समान होते हैं। और यहाँ से अपने पास में क्या आ गया कि W इक्वल टू डेल्टा के है। ठीक है, और यदि हमारे पास में एक से अधिक फोर्स लग रहे हैं, यानी जो कण है हमारा उस पर एक से अधिक फोर्स F1, F2, F3 ये कार्य कर रहे हैं, तो जो टोटल जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा। कल हमने जब वर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें भी हमने देखा था कि यदि एक से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई होते हैं तो उस पिंड पर या ऑब्जेक्ट पर जो किया गया कार्य होगा, वर्क डन होगा, वो किसके इक्वल होगा, इन सभी बलों के द्वारा किए गए कार्य के सम के इक्वल होगा। ठीक है, वहां पर हम F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट
dr कर रहे थे। तो यहाँ से अगर हम dr से मल्टीप्लाई करें सभी को तो क्या हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3, यानी जो टोटल वर्क डन होगा वो इन सबके द्वारा किए गए कार्यों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। ठीक है, इसको लिख लें। नेक्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ते हैं पावर। ठीक है, शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। P इक्वल टू क्या होता है? dw अपॉन dt। ठीक है, या W अपॉन T भी लिख सकते हैं, जहां पर W क्या है? हमारा वर्क है और T क्या है? टाइम है। ठीक है, तो कार्य करने की दर को क्या कहेंगे? शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि हम इंस्टेंटेनियस वर्क डन की बात करें या हम ताक्षणिक कार्य की यहाँ पर बात करें तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू dw अपॉन dt। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा? P इक्वल टू शक्ति जो होगी वो हमारी dw अपॉन dt होगी। ठीक है, और जो dw है हमारा वो क्या होता है? F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है, तो यहां से अपने पास में dw इक्वल टू हम f dr लिखें तो ये क्या हो जाएगा? f v। ठीक है, तो इस तरह से हम शक्ति को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक अपने पास में क्या हो जाएगा कि पावर की डेफिनेशन। पावर क्या होती है? शक्ति। और कार्य की डेफिनेशन ये सब आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 11th में। शक्ति का जो मात्रक होता है, ठीक है, वाट। और अब हमारा टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्सेज, संरक्षी बल। ठीक है, संरक्षी बल क्या होते हैं? हमने यहाँ पर जो भी कार्य की डेफिनेशंस पढ़ी थी कि कार्य क्या होता है कि जब भी हम किसी कण पर बल लगाते हैं और उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है तो उस बल के द्वारा क्या होगा? इस कण पर कार्य किया जाएगा या किसी पिंड पर कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या है? इन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन हम ले रहे हैं कि यदि कोई कण बिंदु A से B तक विस्थापित होता है, ठीक है, तो यहां से क्या हुआ? A से B तक विस्थापित होगा किसी बल के द्वारा, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? WAB। ठीक है, और ये एक पाथ हो गया। दूसरे पाथ से वो इस पाथ से आ रहा है, ये हमारे पास में फर्स्ट है, और दूसरा पाथ क्या है? सेकंड पाथ जो है वो ये है। ठीक है, तो अगर किया गया कार्य इस पाथ पर निर्भर ना करे कि वो कौन से पाथ से जा रहा है, तो लगने वाला बल जो होगा वो क्या होगा? संरक्षी बल होगा। यानी WAB फर्स्ट और WAB सेकंड दोनों क्या हो? इक्वल हो। यानी जो वर्क हो रहा है A से B तक विस्थापित होने में वो डिपेंड नहीं कर रहा कि कौन से पाथ से कण जा रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पर जो लगने वाला बल है वो क्या होगा? संरक्षी बल होगा। ठीक है, और यदि जो हमारा कण पे लगने, ये जो कण द्वारा किया गया जो कार्य है, ठीक है,
तो ये जो कार्य हो रहा है यदि ये पाथ पर डिपेंड करता है तो फोर्स क्या होंगे, नॉन कंजर्वेटिव असंरक्षी बल होंगे। ठीक है, तो यहां से हम लिखते हैं कि यदि एक कण बिंदु ए से बिंदु बी तक विस्थापित होता है तो यदि किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है तो कण पर लगने वाले बल या कण पर लगने वाला बल कंजर्वेटिव फोर्स संरक्षी बल होगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या हुआ, मान लो किसी भी पाथ से जाए ए से बी तक, चाहे कोई भी पाथ ही चूज कर रहा, ये इस पाथ पर डिपेंड नहीं करे, यानी जो वर्क डन हो रहा है वो इस पाथ से इंडिपेंडेंट हो, तो क्या होगा, इस पर लगने वाला जो बल है वो कंजर्वेटिव संरक्षी बल है। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या आ गया, WAB फर्स्ट इक्वल टू WAB सेकेंड। तो ये क्या हो गई, एक डेफिनेशन है अपने पास में कंजर्वेटिव फोर्स की, कि ये जो पाथ होंगे वो, ये जो वर्क डन होंगे वो इन पाथ से इंडिपेंडेंट रहेंगे, चाहे कण किसी भी पाथ के थ्रू ए से बी तक जा रहा है। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आ गया WAB फर्स्ट इक्वल टू WAB सेकेंड। ठीक है, एक तो अपने पास में ये डेफिनेशन हो गई, इसको लिखें। ठीक है, यहां तक हो गया। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा, संरक्षी बल होंगे यदि ये पाथ से इंडिपेंडेंट हुए, और यदि WAB फर्स्ट नॉट इक्वल टू हुआ WAB सेकेंड के, तो इस कंडीशन में जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, असंरक्षी बल होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है, WAB फर्स्ट WAB सेकेंड, इसके साथ हम ये भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है, फर्स्ट के लिए इक्वल टू इंटीग्रेशन F वेक्टर डॉट dr वेक्टर सेकेंड। क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना वर्क डन है वो क्या रहेगा, पाथ से इंडिपेंडेंट रहेगा। सेकेंड डेफिनेशन हम लिखते हैं, यहां पर अपने पास में क्या होगा कि कोई कण जो है वो एक पूरा चक्र करता है। ठीक है, तो यहां से एक पूर्ण चक्र में बल द्वारा जो किया गया कार्य है यदि वह शून्य हुआ तो क्या हो जाएगा, हमारा जो बल होगा वो क्या होगा, संरक्षी बल होगा। ठीक है, यानी कण जो पूर्ण चक्र को पूरा कर रहा है तो कण पर जो लगने वाला बल है उसके द्वारा किया गया कार्य यदि 0 है तो बल क्या होंगे, संरक्षी बल होंगे। ठीक है,
तो यहाँ से अपने पास में संरक्षी बलों की 2-3 डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि यदि एक कण द्वारा पूर्ण चक्र में उस पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल द्वारा किया गया कार्य शून्य है, ठीक है। तो लगने वाला बल संरक्षी होगा, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में क्या हो जाएगा कि मान लो कि कण जो है वो ए और बी पॉइंट अगर हम ले तो ए से बी तक आ रहा है, ठीक है। ये अपने पास में फर्स्ट हो गया और बी से ए तक जा रहा है। तो जो टोटल वर्क डन है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ठीक है। यदि हमारा टोटल वर्क डन जो है वो 0 हुआ तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, WAB फर्स्ट प्लस WBA सेकेंड इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लिखें WAB फर्स्ट, ठीक है, इक्वल टू या फिर प्लस WBA सेकंड, दोनों क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। यानी एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं WAB फर्स्ट इक्वल टू माइनस का WBA सेकंड, और अगर हम AB करें तो क्या हो जाएगा WAB, ठीक है। तो माइनस का WBA सेकंड, और अगर हम AB के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और यही अपना क्या था, जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन लिखी थी उसके अकॉर्डिंग भी यही था कि यदि हम एक पाथ से जा रहे हैं या दूसरे पाथ से जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाथ कौन सा है, वर्क डन जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो जो दोनों परिभाषाएं हैं वो क्या होंगी, एक दूसरे के तुल्य होंगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं F.dr फर्स्ट इक्वल टू F.dr, यानी ये हमारा क्या है, AB है। और अगर BA की हम बात करें तो माइनस आ जाएगा, और अगर हम सेकंड को अगर हम AB लिखें वापस तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यानी दोनों जो डेफिनेशन है वो क्या होंगी, एक दूसरे के तुल्य होंगी। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य 0 है, इसका मतलब कि पाथ से इंडिपेंडेंट होगा वर्क डन जो है, ये वाला वर्क डन भी और ये वर्क डन भी क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। तभी तो क्या हो गए, जब हम अपोजिट डायरेक्शन ले रहे हैं तो टोटल वर्क डन हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशंस होती है अपने पास में, ठीक है। यहां तक लिखे इसको, ठीक है। एक डेफिनेशन और पढ़ते हैं इसकी, कंजर्वेटिव फोर्सेस की। ठीक है, यहां तक हो गया। थर्ड डेफिनेशन है कि यदि हमारे पास में किसी कण पर बल लग रहा है
और यदि कोई कण जो है एक पूर्ण चक्र को पूरा करता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो उतनी ही रहती है जितनी प्रारंभ में थी। तो क्या हो जाएगा, कण पर लगने वाला जो बल होगा वो संरक्षी बल होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी वो क्या था कि जो वर्क डन होगा वो पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन हमने पढ़ी कि एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य जो होगा वो शून्य होगा। ठीक है, कि WAB इक्वल टू क्या होगा, माइनस का WBA, यानी अगर हम इनका सम करें तो क्या हो जाएगा, अपने पास में 0 हो जाएगा। और थर्ड डेफिनेशन क्या कहती है कि यदि कोई कण उस पे बल लग रहा है और कण के द्वारा पूर्ण चक्र में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो, 0 हो, यानी इसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही रहती है जितनी प्रारंभ में थी, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मान लो गतिज ऊर्जा, जैसे हम स्प्रिंग का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई मास जो है वो स्प्रिंग से बंधा हुआ है। यदि हम इस मास को खींचकर छोड़ें तो क्या होगा, या हम इसे कंप्रेस करें तो इसे गतिज ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि इसको जब हम कंप्रेस करेंगे तो हमने इसको कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा दी, इसके पास कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा का मान आया। तो क्या होगा, अब स्प्रिंग इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, यहाँ से स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल जो है वो कार्य करेगा और वापस से ये क्या होगा, अपनी साम्यावस्था की स्थिति में आ जाएगा, अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, जितनी गतिज ऊर्जा इसको मिली थी लास्ट में भी इसकी गतिज ऊर्जा बराबर है, तो K1 और K2 के मान बराबर होंगे और डेल्टा K इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी जितना वेग इसको हमने इधर दिया उतना ही वेग क्या हो जाएगा, इस स्प्रिंग के कारण इसको मिल जाएगा और ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कब होगा, जब हम किसी स्मूथ फ्लोर पे इसे रखें, चिकने फर्श पर हम इसे रखें। यदि घर्षण बल लग रहा है तब ऐसा नहीं होगा, यानी जो घर्षण बल होते हैं, ठीक है, इनके कारण क्या हो जाता है, एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, घर्षण बल होते हैं, शान बल होते हैं, ठीक है, विस्कोसिटी फोर्स, ड्रैग फोर्स और ये जो फ्रिक्शन होते हैं, इनकी वजह से एनर्जी लॉस होता है। यानी यहाँ पर क्या होगा कि प्रारंभिक जो हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ये दोनों ही क्या होंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगे। और ये जो हमारे फोर्सेज होते हैं, गुरुत्वीय बल होता है, ठीक है, और विद्युत बल जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे क्या होते हैं, संरक्षित कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो हमारी जो थर्ड डेफिनेशन है वो क्या होगी कि यदि किसी कण के पूर्ण चक्र में, ठीक है, जहां पर पूर्ण चक्र में बल F के प्रभाव में या उसके जो परिणामी बल है F, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं किसी कण पर परिणामी बल F कार्य करता है तथा उस कण के पूर्ण चक्र में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, तो किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, तो किया गया कार्य भी शून्य होगा और लगने वाला बल संरक्षी बल होता है। ठीक है, ठीक है, संरक्षी बल होता है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा K इक्वल टू 0, अतः डेल्टा W इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर भी क्या हो गया कि एक पूर्ण चक्र में किया गया जो कार्य है, वर्क डन है, वो क्या हुआ, 0 हुआ। तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो कंजर्वेटिव फोर्सेस की तीनों डेफिनेशंस है वो क्या होंगी, एक दूसरे के तुल्य है, एक दूसरे से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि वर्क डन जो है वो 0 है। तो यहाँ से जो बल के द्वारा किया गया कार्य होगा वो क्या हो गया, 0 हो गया। यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और उसकी जो अंतिम गतिज ऊर्जा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। ठीक है, तो जो लगने वाले जो फोर्सेज होंगे वो क्या होंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगे। और अगर यदि ऐसा नहीं होता है तो लगने वाले जो फोर्सेज होंगे वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगे।